नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। सीधे आपको वहां लिए चलेंगे। प्रदेश को 5G नेटवर्क की सौगात दी सीएम अशोक गहलोत ने। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिसकी बहुत आवश्यकता होती है इस क्लिनिक के सेटअप के लिए। अब यहाँ पर कोई नया मरीज आता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे सामने मिस्टर सहदेव हैं जो कि एक मरीज है। मैं अभी एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठा पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। ये मरीज हमारे पास पहले भी आ गए थे, लेकिन अभी जब ये हमारे पास आया था हमारे पास जियो क्लिनिक बैग है, तो हम मरीज का इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर हमने रजिस्ट्रेशन पहले का रखा होता है तो हम सिर्फ उनका सरनेम टाइप करेंगे और मरीज का इसमें आ जाएगा। फिर हम मरीज के वाइटल्स पहले चेक करेंगे। ऑक्सीजन असिस्टेंस चाहिए मरीज को, नहीं चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मरीज का अलर्ट एंड नो। अब मैं इनका ऑक्सीमीटर चेक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मरीज की ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर में आया तभी इसी टैब पर आ गया है रियल टाइम बेसिस पर। इसी तरह से हम मरीज के बाकी वाइटल्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सुविधा है, वो है ईसीजी चेक करने के लिए। ये मरीज हमारे पास सीने में दर्द की कंप्लेन लेकर आए हैं, तो इनका हम ईसीजी भी कर सकते हैं। ईसीजी करने के लिए ये डिवाइस होता है जिसको हम सीने पे लगाते हैं, लेफ्ट क्लेविकल से 1 इंच नीचे, और इसका टिप जो है राइट फुट की तरफ होना चाहिए। अभी मैं इनको एक्सपोज नहीं कर सकता, तो मैं बस आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे दिखता है। प्लेटफॉर्म ईसीजी वेव फॉर्मेशन आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से हम मरीज का ईसीजी भी रिकॉर्ड करके दूर बैठे टर्शियरी केयर सेंटर में हृदय रोग विशेषज्ञ को भेज सकते हैं और उनकी सहायता से पेशेंट को स्टेबलाइज करके प्राथमिक उपचार देके जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी या टर्शियरी केयर सेंटर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की समय रहते उपचार हो जाए और जान बचाई जा सके। धन्यवाद। एक बार तालियां हो जाए इस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के लिए जो हमें चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी मदद देगा, खासकर उन शहरों में या उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जहाँ पे चिकित्सा सेवाएं मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और इमीडिएट केयर जिसे कहा जाता है, उसमें ये बहुत मदद करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी एंड मेडिकल टीम। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को कि वे अपने इस प्रोडक्ट पे थोड़ा विचार प्रकट करें। आज इस समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब और मेरे दोनों साथी महेश जी जोशी साहब और प्रताप सिंह जी खाचरियावाला साहब तथा लाइन्स के उमेश भंडारी साहब और राजपूत जैन साहब तथा अन्य अधिकारीगण और सभी नागरिक बंधुओं और बहनों, मोटे तौर पर देखा जाए तो नागरिक सुविधाएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल काफ़ी किया है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान भी किए हैं।
विकास हेतु अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रयोग भी अधिक हो ही रहा है। इस पर सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। भविष्य की नीति निर्धारण में भी देखा जाए तो विश्वसनीय डाटा अगर उपलब्ध होता है तो उससे बहुत जबरदस्त मदद मिलती है। एक विश्वसनीय डाटा और उच्च क्षमता वाले डिजिटल माध्यम जो 5G उपलब्ध कराता है। बेहतर प्रबंधन के लिए ज्यादा संसाधनों को एक साथ प्रबंधन के लिए 5G सबसे सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है। आप जान सकते हैं कि किस मार्ग पर यातायात का ज्यादा दबाव है, कहां पर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो है आपको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ये सब कुछ जान सकते हैं। अभी जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहर की ओर की शुरुआत करवाई 2 अक्टूबर 2021 को, तो उसमें भी इस सारे पूरे कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने के लिए सरकार के प्रयासों में संचार की तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5G विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ साथ तत्काल सूचना उपलब्ध कराती है और जल्द से जल्द समाधान किस प्रकार से हो सकता है इसकी क्षमता जो है वो आपको विकसित करने में भी ये सहायक होती है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि वैसे तो राजस्थान में कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं चल रही। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें करीब 20 से भी ज्यादा इस प्रकार की पॉलिसीज चली हैं, इस प्रकार की नीतियां चल रही हैं जिनसे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह आदेश था कि इसमें भी राजस्थान प्रथम होना चाहिए कि अपने को नगरीय विकास विभाग को हमें आदेश दिया गया कि हिंदुस्तान में पहला प्रदेश राजस्थान होना चाहिए और इसकी पॉलिसी डिक्लेयर करो। और कल हमने इसकी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। मौजूदा टावरों को बीटीएस को जो 4G से 5G में अपग्रेड कराया जाएगा। ये सारी सब कुछ पॉलिसी होगी। राजस्थान में चुनिंदा राज्य हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं। कई राज्य जो है पॉलिसी को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर पॉलिसी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो मैं रिलायंस के अधिकारियों को, भंडारी साहब को बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। कभी तो आपने 3 जिले दिए हैं और 3 जिले आगे में ले लेंगे, लेकिन दिसंबर आपने आखिरी तारीख रखी है कि दिसंबर में पूरी तहसीलों को कवर करेंगे। कुछ और जल्दी हो सके तो इसकी भी प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत ये निमंत्रण देकर के बुलाया गया, उसका बहुत धन्यवाद। और इस बात की मुबारकबाद कि आप 5G से जो है लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। निश्चित ही 5G से स्मार्ट सिटी की दिशा में किया जा रहा है आपके प्रयास को बहुत बल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की नई ऊंचाई छू रहा है। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा रसोई और अनेक कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। आपके नेतृत्व में प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ है। आपने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 में ही इंडस्ट्री 4.0 के लिए प्रावधान किए हैं। 5G तकनीक से इस दिशा में और गति ले। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत से कि वे
राजस्थान के विकास के अपने विजन और उसमें 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर सहयोग कर सकती है, इस पर अपने दूरदर्शी विचार साझा करें। हमारे साथी चांदी धारीवाल जी, महेंद्र सिंह जी, प्रताप सिंह खट्टरवाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद रामचंद्र बाला जी, विधायक अरुण कावी जी और कालीचंद सराफ साहब, मेयर साहिबा मुनीष गुर्जर जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, उमेश भंडारी जी और तमाम रिलायंस के अधिकारीगण, अतिथिगण भाई और बहनों, नौजवान साथियों, 5G का ये कार्यक्रम बधाई साहब ने रखा, बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें जिस प्रकार से इन्होंने प्रकाश डाला है 5G आने के बाद में क्या संभावना बढ़ जाएगी और राजस्थान को उन्होंने प्रायोरिटी दी, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि राजस्थान में जो डाटा सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, वो मायने रखता है। डाटा यूज हो रहा है और विश्लेषण करने की बात है कि किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, मेडिकल में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है ये। और हम देखते हैं कि जितने फायदे इसके गिनाए गए हैं उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ कि ये तो क्रांति है, आधुनिक 21वीं सेंचुरी क्रांति है, जिसमें पूरा ज्ञान जो है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, पूरी दुनिया की थीम है, तो नॉलेज का एक माध्यम हो गया इंटरनेट और विभिन्न जो उसके ऐप्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में जो आप हम देखते हैं, गूगल्स के माध्यम से जानकारी पूरी दुनिया के लिए सकते हैं, पूरी क्रांति है, अनलिमिटेड ज्ञान भरा पड़ा है। तो साथ में जो चिंता का विषय होना चाहिए, साइबर क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका यूज करते हैं और एक्सपर्टाइज ज़्यादा उनके पास हो गई है। अभी एम्स जो है दिल्ली का, उनके पूरे सिस्टम को हैक कर दिया गया, चाइना से, पता नहीं किसने किया, चाइना के लोग थे, कौन थे, ये जो बड़े बड़े प्लेयर बन गए दुनिया के मुल्कों में, वो भी एक प्रकार की चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, कि वापस कैसे हम इसका मुकाबला कर सकें। पुलिस सभी साइबर पुलिस स्टेशन में खोले हैं, वो अपने पूरे प्रयास करते हैं कि क्राइम रोकने के लिए, बस फिर भी और ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे एक्सपर्ट हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय लेना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ठीक आ गया कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी बात प्रसिद्ध करेगा, सभी ढंग के जो उनके सोच हैं, जो उनके सपने हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं पीढ़ी को सपना देखना सीखना चाहिए, तो सपने साकार करने में भी ये आपका इंटरनेट सेवाएं और जितनी एडवांस होगी, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के मुल्कों में 5G के बाद में कौन सा जी आ गया, भंडारी साहब को हर मालूम होगा, क्योंकि 5G के बाद में भी और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में टेक्नोलॉजी आती थी पहले, ये तो उदारीकरण हुआ जब तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में, उसके बाद में आप देखिए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये तो नजम बन गया। जो कुछ हो रहा देश के अंदर
उसका काम ये भी है उदारीकरण के बाद में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, FDI, और जिस प्रकार के फैसले होने लगे उसके कारण से ये पूरा बदलाव देश में आया। लाइसेंस और परमिट के जो सिस्टम थे समाप्त हो गए और बहुत तेज गति से हमने प्रगति कर दी है। तो चाइना हमसे पहले कर चुका है, 10 साल पहले, तो बहुत आगे बढ़ गया, इसीलिए उसका फायदा वो और उठा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये आज का जो इन्होंने 5G का जो तोहफा दिया है उसके लिए मैं बधाई साहब का और इनके रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का, आकाश अंबानी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने राजस्थान में खुश किया। उम्मीद करता हूँ कि इस काम को ये और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को टारगेट रख के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी के भगत हैं, श्रीनाथ जी से इन्होंने लॉन्च किया है, तो फिर कहने की बात ही क्या है। श्रीनाथ जी भगत को भगत है और आकार अम्मा ने आए थे वहाँ, मैंने पढ़ा अखबार के अंदर, तो हम समझ सकते हैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसके इस विषय में बोले इतना काम है, इतना मैं कह सकता हूँ। जॉन आ गया आजकल कौन सी चीज प्रभावित नहीं होती है, इंटरनेट बंद कर देते, कभी कभी हम लोग पेपर आउट हो गया तो हाहाकार मच जाता है, ये क्या सरकार ने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इंटरनेट की इतनी हैबिट पड़ गई हमारी कि 5 दोस्त बैठते हैं आपस के अंदर, 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, इंटरनेट से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। ये टाइम आ गया, वो अच्छी बात में नहीं मानता हूँ मैं। आपस में एक्चुअल खुद हो, फिजिकली बातचीत करें, संस्कार संस्कृति परंपरा की बात करें, वो तमाम इंटरनेट में घुस गई है। तो ये इंटरनेट के बगैर अब कहीं काम चलता ही नहीं है। इंटरनेट में एक प्रकार से अफीम की तरह हो गया, अफीम की तरह हो गया। अफीम की जगह क्या स्थिति बनती है आप सोच सकते हो। वो स्थिति हो गई अगर इंटरनेट बंद है, गांव चले गए या कहीं कस्बे में चले गए और नहीं चले गए, और मान लीजिए सिग्नल कम आ रहे हैं तो सीधा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो गया। इसलिए इंटरनेट का अपना महत्व, उसको मुझे समझने की जरूरत नहीं। आप सबको मैं जितने कह सकता हूँ कि आधार कार्ड बन गया, ये तमाम जो पूर्तियाँ हो रही है, PDS सिस्टम आपका, पब्लिक सिस्टम, DBT आपकी, करोड़ों लोगों का आप सीधा घर भेज दो। मैंने भी मेरे पहले 35 लाख लोगों को DBT की 5 बार कोरोना के अंदर को भूखा नहीं समझ चाहिए, ढूंढ कर दिए। उन लोगों को ढूंढा तो वो रेडी पट्टी वाली थी, जो सब लॉकडाउन हो गए तो ठेले वाला तो बिजनेस चलता है, उससे लगता है कि लोग आगे खरीदारी करेंगे। लोग खुद ही घरों बंद हो गए तो खरीदारी कौन करे। कई लोग तो रेनोवेशन में रहते हैं, उनको ढूंढा गया, रेलवे स्टेशन में से रहते हैं, उनको ढूंढा गया। ढूंढ के मैंने 35 लाख लोगों को 5 बार में 1-1 हज़ार, एक बार 1500 रुपये भेजे, 5,500 कम से कम उनको खाने के लिए आराम हो गया। तो कहने मतलब तमाम इंटरनेट सेवा नहीं होती तो फिर आप सोच सकते क्या होता। तो ये जो जनाधार कार्ड आ गए हैं, सारी कम्युनिटी एक्टिविटी होने लग गई। और हम लोग राजस्थान में भी IT बेस जो आपके सामने जो ये बाबा बना हुआ है, वसुंधरा जी के वक्त बनाई और मैंने इसको अप्रिशिएट किया। मैं खुद जाकर देख के आया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। हिंदुस्तान में साहित्य इतना बड़ा हब इतना कहीं नहीं होगा, वो बना। हालांकि मुझे शिकायत है वसुंधरा जी से, जब पास में बन रहा इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बन रहा है, जो मेरा सपना था। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर बहुत शानदार है, तमाम इंटेलेक्चुअल वहाँ आकर बैठते हैं, बहुत बड़े भूभाग में बना हुआ है,
ये पूरा भूभाग मैंने उसके लिए चिन्हित किया, शिलान्यास किया, सरकार चली गई। तो वसुंधरा जी ने जो आप जानते हो कि हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। उसी ढंग से इसी जमीन को उन्होंने चिन्हित कर लिया भामाशाह केंद्र के लिए, टाटा केंद्र के लिए। बहुत बड़े बने हुए यहाँ पर, अच्छा काम किया उन्होंने। और मेरा सपना मैंने आधा कर दिया। ये मेरी शिकायत है उनसे। काम अच्छा किया, उसकी तारीफ करता हूँ। मेरा सपना आधा कर दिया उसकी मुझे उनकी नाराजगी भी है, पर होता है, कोई बात नहीं, वो भी काम आएगा। और ये जल्दी शुरू न हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो मैं कहना चाहता था, जोधपुर में 680 करोड़ रुपए का बन रहा फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा, यूनिवर्सिटी की तरह बन रहा। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में उनको वहाँ कोर्सेज चलेंगे। जयपुर में और कई शहरों के अंदर, कोटा के अंदर कई जगह पर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं आपके इसके लिए। राजीव गांधी के नाम से यहाँ पर इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया। देखो, मैं पहले डीपीआर का ऑफिस था वहाँ पर, अभी प्रदर्शनी लगी थी। आजकल हमारे बच्चे भी स्टार्ट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन केंद्रों में भी, जो भामाशाह केंद्र में, डाटा सेंटर में भी स्टार्टअप वालों के लिए पूरी सुविधा दी गई है, फ्री ऑफ चार्ज के अंदर। सरकार उनको अनुदान भी देती है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आगे बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। हर क्षेत्र में आईटी का उपयोग होने लग गया। डिपार्टमेंट के अंदर सारे ऐप बन गए हैं, आरटीआई की सारी इंफॉर्मेशन है। जितनी सरकार के फैसले तमाम आपको मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे, आपको जो ऐप बने उनके ऊपर मिलेंगे। बेनिफिशियरी जितने ही करोड़ों लोग हैं बेनिफिशियरी, अलग अलग विभागों के तमाम लिस्टें मिलेगी आपको। हमारे विपक्ष वाले कहते हैं, काली साहब जी बैठे हुए हैं, कर्जा माफ नहीं किया। अब काली झंडी बैठी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अब बताइए, हमने 22 लाख लोग कर्जा माफ कर दिया है और लिस्ट पड़ी है, उसमें ऑनलाइन है लिस्ट। कोई व्यक्ति देख सकता है किस गांव की किस व्यक्ति का कर्जा 5 लाख माफ हुआ, 4 लाख माफ हुआ, 2 लाख हुआ, 50 हुआ। पर वो दीपक बोलते रहते हैं। तो उस वक्त आईटी काम आती है। हमारा जो सिस्टम है आईटी का, उसके माध्यम तमाम ट्रांसपेरेंसी रहती है। मेरा सरकार का ध्येय है संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना। तीनों बातें कवर इसके अंदर होती है। आईटी का उपयोग करके आप तीनों बातों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो। 5G आने के बाद में बहुत बड़ा जंप मिलेगा, क्योंकि सुविधा बहुत तेज हो जाएगी, फास्ट तेज हो जाएगा। फास्ट आपका एक्टिविटी होगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। कंप्यूटर के बाद धीरे धीरे चलता है, मोबाइल में देखते हैं कई बार धीरे धीरे काम करता हो इंटरनेट। अब आपका फास्ट है, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि तमाम ट्रांसपेरेंसी की काम करें तो आपका इंटरनेट 5G काम आएगा। जवाब प्रोसेसिंग में बात करूं, हमने वादा किया आपसे, आप हमें पूछ सकते हो। इतना आपके बात में कंट्रोल रूम बना हुआ है, हमारे लोग बैठे हुए हैं 181 पे बात कर सकते हैं। वो कैसे होगा संभव? संवेदनशीलता की बात है, 8108 है, गाड़ी पहुंच जाती है, जीपीएस सिस्टम लगे हो सब जगह, कौन सी कार कहाँ पर खड़ी है। अगर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो आप आराम से मालूम कर सकते हो। आप मॉनिटरिंग कर सकते हो गवर्नेंस के लिए कि कौन सी गाड़ी का गई नहीं गई, हमारी 108 जा रही नहीं जा रही है, हेल्थ सर्विस की गाड़ी है गई नहीं गई, कहीं पर कुछ भी मालूम कर सकते हैं। इतना बड़ा ये आपका सेक्टर आ गया है और इसको सबको अपनाने का सकता है। हालांकि हमने अभी अनाउंस किया था चिरंजीवी योजना हमारी। आज हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया के मुल्कों में कहीं ऐसी योजना नहीं है
हिंदुस्तान में तो खैर 10 लाख का बीमा कहीं नहीं देश का, मैंने दिए यहाँ पर। आप गरीब आदमी पूछिए, आप किसान पूछिए, दलित किसी वर्ग को पूछिए, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, सबका बीमा का 10 लाख का। और ऊपर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना फ्री है, वो अलग से। किसे कहते हैं? 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए मान लीजिए, आप प्राइवेट कहीं गए अस्पताल में, कहीं चले, 6 लाख बचे, और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट करा गई, आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, 10-15 लाख रुपए लगते हैं। उसके लिए अलग पैकेज मैंने बनाया, 6 लाख बचे रहेंगे परिवार के लिए, 15 लाख भी सरकार देगी उस परिवार को, उसका लिवर ट्रांसप्लांट करवाएगी। और 5 लाख का बीमा कर दिया है, वो साथ में एक्सीडेंट का दुर्घटना बीमा कर दिया है। कहीं दुर्घटना हो जाए, पानी में डूब जाए, 5 लाख में उसी योजना में चीनी योजना मिल जाएंगे। तो कहना मतलब कि तमाम योजनाएं लागू होने के लिए है, ये IT बेस्ड योजनाएं भी है, उसके कारण हमें इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नेंस के अंदर जो भूमिका है इंटरनेट की, IT की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका उपयोग अधिक से अधिक हम करें। राजस्थान सरकार वो सरकार है जो करने लग गई, इसलिए मैंने कहा आपको पिछली बार जब मैं CM था तो मैंने 3% हर बजट में हर विभाग में रखा जानबूझ करके, जिससे कि हर विभाग के लोगों की हैबिट बढ़े। इसमें हैबिट बढ़ना जरूरी है। हमारे कई घरों में देखा होगा आपने, कई लोग तो बच्चे सीख जाते हैं मोबाइल चलाना, इंटरनेट को यूज करना। कई परिवार में मुखिया भी होते हैं, वो उसको जुमदार होती है, उनको कहाँ झगड़े पड़े, कहाँ चलाते नहीं, तो चलाने लग जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी बड़ी, इसमें कितना बड़ा ऐसे ऐप्स डाले हुए हैं, ऐसी एक्टिविटी है, तो उसका पूरा फायदा ले सकती है। टेलीफोन नंबर कल्पना कीजिए, आप मोबाइल फोन किसे कहते हैं? आप मेरे कई लोग बैठे हैं सीनियर, कोई जमाना था टेलीफोन ऑपरेटर में निर्भर रहना पड़ता था हमको टेलीफोन बात करने के लिए। जयपुर जोधपुर में भी, जयपुर बस्सी कर रही, और टेलीफोन ऑपरेटर की मर्जी होती है बात करना था, वो टाइम हमने देखा है। व्यापारी लोग उसको भी कुछ देते थे, जल्दी बात करवा दिया करने, वो टाइम का। आज पता ही क्रांति हो गई आपके मोबाइल फोन, 10 बटन दबाओ, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं बात कर लो। बात ऐसी होती थी कि लोकल बात हो रही हो, वो जमाने में बातें होती नहीं थी। आप क्या लंबी कहानी क्या बताएं, रेलवे के रिजर्वेशन में लग गए, पहले आप 10 दिल्ली का लोग पूछते थे, मेरा आगे कंट्रोल मांगूंगा दिल्ली से कलकत्ता का। अब क्या स्थिति बहुत बदल गई, और 5G आने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जंप मिलेगा हम लोगों को। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, राजस्थान वासियों को, आज विशेष कर जयपुर, जोधपुर और तीसरा आपका है उदयपुर, 3 शहरों में आज हम लागू किया है। उम्मीद करता हूँ कि बधाई थोड़ी जोधपुर रहने वाली है, इसलिए मेरा हक बनता है इनके ऊपर। थोड़ा अभी बहुत मदद करी हमारी। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन को लेके आपको नहीं मालूम कितनी मारामारी हुई थी। मैं धारीवाल जी को 3 मंत्री को भेजा था दिल्ली के अंदर, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी थे, अमित शाह जी थे, और जो 7 मंत्री जी, किसी से बात मैंने खुद नहीं करी, इनको भेजा। इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अमित शाह जी को और धर्मेंद्र प्रधान जो भी थे उन सबको हमें पड़ा। वही IT काम आया, इंटरनेट काम आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी। फिजिकली मिलना तो आप जानते हो कि कोरोना के रिजल्ट डरते थे आपस के अंदर। ऐसी स्थिति हमने कर दी कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। बम्बई में मरे होंगे, दिल्ली में मरे होंगे, अहमदाबाद में मरे थे, राजस्थान में हमने लड़ के झगड़ करके, वो भी हमारे बधाई जी को बैठा दिया, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग को बैठा दिया रोज, जो हमारे डॉक्टरों के साथ में और रोज रिव्यू करते थे हम लोग, इनको बैठा दिया गया कि आप मुकेश भाई से बात करो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है।
किसी को नहीं छोड़ा, मित्तल को नहीं छोड़ा, लंदन बैठे हुए थे वो, इनको नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जहां बस चला अपना ऑक्सीजन आनी चाहिए हमारे यहाँ पर। हमें पता नहीं क्या क्या बातें हुई, जमशेदपुर पता नहीं कहाँ करीब अलॉटमेंट कर दी, जाना मुश्किल भी था। छत्तीसगढ़ के सीएम को मैंने कहा, बघेल जी को, कुछ मदद उन्होंने करी। इस प्रकार से हमने जो शानदार व्यवस्था करी उसको राजस्थान कभी भूल नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। राजस्थान के विकास में आपके विजन और उसमें 5G दूर संचार तकनीक किस तरह से बेहतर से कर सकते हैं, इस पर आपने अपने दूरदर्शी विचार हमसे साझा किए। निश्चय ही आपके नेतृत्व में प्रदेश ऐसे ही उन्नति की नई ऊंचाई इसी के साथ मैं एक बार पुनः रिलायंस जी और राजस्थान बिजनेस हेड श्री रविंद्र देसाई जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और फाइनल वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापित करें। रवि जी क्या तो उसमें से आईडी दे दो, आईडी बेग माइक आईडी माइक आईडी दे दो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पे मौजूद सभी अतिथिगण और राजस्थान शासन के सारे अधिकारी, मीडिया के मित्र और रिलायंस जियो के मेरे साथी और अन्य अतिथि जो इस मंच में, इस सभा में आज मौजूद हैं। ये बड़ा हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कीमती समय हमें दिया, 1 घंटे तक हमारे बीच में रहे और विविध विषय के बारे में हमें अपनी मन की बात बताई और हमें सुझाव दिया और हमें डायरेक्शन दिया। हम नहीं आपको भरोसा देते हैं सर, हम आपके डायरेक्शन पे खड़े उतरेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर दैट इज पॉसिबल इन आवर कंट्रोल सर। जल्द ही जल्द आप कोटा के निवासियों को भी रिलायंस 5G का सर्विसेज मिलेंगे। अब इससे बहुत जल्द बीकानेर और अजमेर में भी हमारे सर्विसेज एक्सटेंड होंगे। ये कहते हुए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जय जय राजस्थान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डेमो जोन में जियो क्लास जिसको देखना है वो देख सकते हैं, तो कृपया करिए। और लंच वहाँ पे अरेंज किया गया है। जय हिंद, थैंक यू। डांगी जी डांगी जी थोड़ा खुले में लो, आगे कर दो पीछे आगे तार दो शांति पकड़ना पीछे पीछे तो थोड़ा सा हम तो अभी भी दूर है। देखो नई शुरुआत सर राजस्थान में आज से हुई है 5G राजस्थान का। आपका भी सपना पूरा होने जैसे है। वापस हुआ अफसरों ने जो किरकिरी कराई सरकार की। देखिए बात सुनो, कोई किरकिरी की बात नहीं। मैंने खुद ने कहा था उदयपुर में या पाली में भी कहा था कि इसको दिखवा देते हैं। कोई मुझे बताया गया 3 जजों का कोई फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कारण कोई फैसला हुआ है। मैं तो बाहर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि वापस ले लेंगे। मैंने खुद ने कहा था
आपने सुना होगा, मैंने टीवी में कहा था कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, देख लेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया था उसमें उन्होंने कानून पास करके ऑर्डिनेंस लाके ये कोशिश की थी कि मीडिया उसको छाप नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। उसमें इसमें रात दिन का फर्क है। ये तो खाली सर्कुलर निकाल दिया इंटरनल उन्होंने। उस वक्त में ये था कि नहीं, आप बंदिश लगा रहे थे कि मीडिया इसका उपयोग नहीं कर सकता, वो एक अलग मामला था। इसलिए लोगों ने अभियान चलवाए, पत्रिका ने मेरे ख्याल से अभियान चलाया था, कई लोगों ने अभियान चलाए थे। इस बार जब मैंने सुना कि ये फैसला किया है डीजी जो एक्टिंग बने उन्होंने, मैं दिखवा देंगे इसके अंदर। अगर ये कोई अड़चन वाली बात है, मैंने खुद ने कहा मैं विड्रॉ कर लूंगा इसको, मैंने कहा था, तो कल विड्रॉ हो ही गया है। ऐसी और मैंने ये भी कहा कि जो काम एसीबी ने किया है पिछले 4 साल में, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ जो हमने किया है। तो मैंने कहा था कि वो काम उससे और बढ़ के होगा, आगे रुकने वाला नहीं है। सर्कुलर से मैंने क्लियर कर दिया था। पर मीडिया को कुछ चाहिए, मतलब न्यूज़ कैसे बने उनकी, फिर न्यूज़ कुछ बनाएंगे भाई ये हुआ अशोक गहलोत ने कह दिया, उसने कह दिया, चलता रहता, मान्य भी नहीं करते। पर मंशा स्पष्ट है, हमें शिकायत है, विपक्ष से शिकायत है। आप छापे डालो ज्यादा तो कहते बहुत करप्शन है। इसका मतलब छापे डालो ही नहीं तो करप्शन नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना, जो राज्य छापे नहीं डाल रहे हैं वहाँ करप्शन है ही नहीं। तो छापे डालने की पॉलिसी हमारी है, ज्यादा ट्रैप करने की पॉलिसी है। एप्रिशिएट करने की बजाय उसकी आलोचना करते हैं। FIR मैंने कंपल्सरी कर दी देश के अंदर, राजस्थान राज्य हुआ है। पहले आधे लोग भागा देते थे थाने से ही, आधे लोग जाते ही नहीं थे शिकायत करने, भाई कुछ सुनवाई नहीं होती हमारी, जब क्राइम कम था। आज मैंने कंपल्सरी कर दिया FIR को, संख्या बढ़नी थी और लोगों में हौसले बढ़ गए। कोई रेप हो गया, घटना हो गई रेप की, पहले लोग जाते नहीं थे। परिवार जिंदगी भर अंतिम सांस तक वो दुखी रहता था कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। वो जमाना था। हमने उसको ओपन किया, FIR लॉन्च करना कंपल्सरी किया। अब उनकी हिम्मत बढ़ गई कि भाई कोई घटना हुई तो हम जाके रिपोर्ट करेंगे पुलिस में, हमें न्याय मिलेगा, न्याय सुनिश्चित होगा। विश्वास हुआ, स्वागत कक्ष बनाए मैंने हर थाने के अंदर। अगर हम कोई रिफॉर्म करें तो विपक्ष को चाहिए कुछ बातों को अप्रिशिएट भी करे, तब तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हर बात को लेके वो आलोचना करते जाएंगे, इसलिए उनकी आक्रोश रैली फेल हुई है। एक पॉइंट उनके पास कहने के लिए नहीं है सरकार के खिलाफ में, तो लोगों ने पूछा आक्रोश हमारा आपके खिलाफ में, आप क्यों आए हो यहाँ पर? 200 लोग इकट्ठे मुश्किल से हो रहे हैं, और जब उनकी यात्रा खत्म होती है तो 20 लोग बचते हैं उनके यहाँ। ये स्थिति क्यों हुई ऐसी? क्योंकि उन्होंने मतलब कोई इश्यू बना ही नहीं, उनका बनाना दिया ही नहीं हम लोगों ने। तो ये स्थिति है। कर्ज माफी के लिए आप किसानों के कर्ज माफी की आपने बात कही थी और किया भी है, लेकिन नेशनलाइज बैंकों के कर्ज माफी होते कल, जिसका आपने भी दुख जताया था, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखेंगे सर? नेशनल लिख चुके हैं हम लोग, पेपर लिख चुके हैं और लिख देंगे कि भाई नेशनल बैंक का भी किसानों का हिस्सा जो हम देंगे। हम ये तो कह रहे हैं, जैसे आप उद्योगपतियों के कर्जे या तो NPA करते हो या वन टाइम सेटलमेंट करते हो, उसी ढंग का सेटलमेंट कर दीजिएगा, तो जो हिस्सा आएगा किसानों का वो हम देंगे आपको। ये तो हम कह रहे हैं। बाकी ये जो झूठ बोलते हैं हमारे विपक्ष वाले, 22 लाख किसानों के माफ हुए कर दे, वो आपके ऑनलाइन पर है। 14,000 करोड़ हमने दिए हैं, माफ किए हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स ऑनलाइन पे है भाई, फिर भी झूठ बोलते रहते हैं लोग। हाँ, केंद्रीय बैंकों का वो कॉपरेट कर नहीं रहे, हम वहाँ भी किसानों का कर्जा माफ जो उनका रहेगा हिस्सा हम देंगे। वन टाइम सेटलमेंट तो वो करें कम से कम। सर, यूपीए सरकार में रहे कॉन्टेक्ट सिंह अहलूवालिया ने भी अब OPS पर सवाल खड़े किए हैं कि इससे तो आर्थिक आपातकाल आ जाएगा। अब देखिए, सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी उनकी जो इंटेलेक्चुअल उनके पास प्रॉपर्टी है वो काम लेते हैं, वो लोग सब लेते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है, हमारा मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन हमारे विभाग ने किया है, हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। हमारा मानना है कोई काम ऐसा नहीं है जो कि हो नहीं सकता हो।
एक सवाल मेरे दिमाग में आता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर 60 साल तक देश जो है ओपीएस लागू करके और पेंशन देकर के भी विकास कर सकता है, तो क्या एक इंसान को जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी, क्या उसको जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी महसूस करने का अधिकार नहीं है? कि एक ही सवाल पूछता हूँ। तो वो समझ के परे हैं। फिर आप बताइए CNAG ने क्यों ऑब्जेक्शन किए? कोई नियम कायदे बनाए नहीं, 15 साल हो गए। क्यों ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है कि इनका न्याय हो रहा है, क्या होगा बुढ़ापे के अंदर इनका? जुडिशियल कमीशन है, जुडिशरी है, तो उनके कमीशन कह रहा है कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे। उसका जवाब भी जो आलोचना करते हैं उनको देना चाहिए, भाई ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज बताइए 35 साल किसे कहते हैं जिंदगी का, उसके बाद में घर पे कई सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि घरों में तकलीफ नहीं आती है, कई घरों में तकलीफ आती है। तो बुढ़ापे के अंदर पति पत्नी सोचे कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमें तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, इसलिए जो पेंशन नहीं मिल रही वो यार मांग कर रहे हैं। तो हमने हमारे दृष्टिकोण से पब्लिक इंटरेस्ट में किया। अगर करप्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको, अगर कर्मचारी जो है उनको आप पेंशन भी नहीं दोगे तो 35 साल से सोचेगा मैं पैसे कैसे कमाऊं, जैसे बुढ़ा में मेरा ठीक निकले। और हमारे दृष्टिकोण भी है कि वो तकलीफ पाएगा, टेंशन में काम करेगा तो गुड गवर्नेंस में वो पूरी तरह भागीदारी नहीं निभा पाएगा, मेरा मानना है। और फिर क्यों इन्होंने भेदभाव किया है? आर्मी को OPS और BSF को OPS नहीं, इंडो टिबेटन पुलिस को OPS नहीं, ये इसका जवाब देगा। मिलिट्री फोर्सेज को OPS नहीं, NPS, आर्मी को OPS, ये भेदभाव क्यों? ये इसका जवाब देगा। सब महिलाओं को स्मार्टफोन देने थे, कब तक सरकार दे पाएगी? थैंक यू। एक मिनट आराम आगे जा रहा हूँ सीएम जा रहा है कहीं। किसका है?